हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएस के डोसेंट। आई एम मन्नत लांबा। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का 7th पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे वेपर डेंसिटी की। वेपर डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो, हम डेंसिटी के बारे में तो जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, राइट। लेकिन वेपर डेंसिटी यानी कि वेपर से हमें पता चल रहा है कि इसमें गैस की बात हो रही होगी, है ना। तो डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हमने हाइड्रोजन गैस ही क्यों लिया, हमने एक स्टैंडर्ड रख दिया, यानी कि रेफरेंस कि हम जो वेपर डेंसिटी निकालेंगे ना किसी भी गैस की, वो हम डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस मतलब जो एसटीपी होता है हमारा, या फिर हम बोले सेम एसटीपी नहीं, हम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे लेंगे, यानी कि जो इस गैस का जो टेम्परेचर प्रेशर है उसी टेम्परेचर प्रेशर पे जो हाइड्रोजन गैस की जो होगी डेंसिटी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। तो मान लो हमें किसी एक एक्स नाम की गैस है, उसकी हमें वेपर डेंसिटी निकालनी है और हमें वाई गैस की दे रखी है, मतलब हमें उस एक्स गैस की डेंसिटी दे रखी है, हमें वेपर डेंसिटी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उसकी जो डेंसिटी है उसको हम डिवाइड कर देंगे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये जो होता है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो यूनिट्स कट जाएंगी आपस में, राइट। इसलिए ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब यहाँ पे एक रिलेशन आता है, देखो। आइडियल गैस इक्वेशन हमने इससे पहले भी पढ़ा है, इससे पहले जो टॉपिक्स थे उनमें हमने पढ़ा था। आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल्स टू पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, राइट। P, जिसमें P is pressure, V means volume, N refers to number of moles, R gas constant, T means temperature। अब देखो हमने क्या किया, जो N है ना हमने उसको सिंपल लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो हमने इसको थोड़ा खोल के ओपन करके लिख दिया। देन हमने यहाँ पे क्या किया, जो M था इसको तो हम इधर ले गए और जो V था इसको हम नीचे ले आए, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, यहाँ पे m चला गया, इधर हमारे पास गिवन वेट है, यहाँ पे गलती से n लिख दिया है, यहाँ पे v आएगा, ठीक है। दिस इज v। तो यहाँ पे हमारे पास जो मास है वो इधर चला गया। अब हमें जो गिवन वेट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास v है, ये क्या है, v, ठीक है। तो मास बाय गिवन मतलब गिवन वेट बाय वॉल्यूम हमारी क्या होती है, डेंसिटी, राइट। तो हमने एक रिलेशन बता दिया। अब हमें पता है ये वेपर डेंसिटी नहीं, ये डेंसिटी की बात है, मतलब मास बाय वॉल्यूम, राइट। ये भी तो एक मास ही है, ये बस गिवन मास मतलब गिवन वेट है W, और V मतलब वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी। तो ये हमने डेंसिटी लिख दिया इसको। सो PM मतलब P मीन्स प्रेशर, M मीन्स मॉलिक्यूलर मास, जो भी वो गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास, इक्वल्स टू उसकी जो डेंसिटी है इनटू में गैस कांस्टेंट इनटू में टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ से हमारा डायरेक्ट रिलेशन आ गया कि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की, मोलर मास की, ठीक है। अब देखो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल्स टू, अब हमें पता है कि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की, तो हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल्स टू मास ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हमने अगर डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है तो वो मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूलर मास है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन आ गया, दैट मीन्स वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूल जो मोलर मास है ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है, 2 होता है, राइट। एक हाइड्रोजन का 1 और H2 का हमारा 2, ठीक है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। मान लो हमें सिर्फ मोलर मास दे रखा है गैस का, तो हम वेपर डेंसिटी कैसे निकालें, मतलब हमें उसकी वॉल्यूम नहीं दे रखी या डेंसिटी नहीं दे रखी, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। नीचे क्वेश्चन गिवन है उसको देखते हैं। डेंसिटी ऑफ अ गैस इक्वल्स टू 3.6 into 10 raised to the power minus 3 gram per ml, then gas is
मतलब हमें गैस बतानी है कि कौन सी है, और हमें हाइड्रोजन की डेंसिटी दे रखी है 9 × 10⁻⁻5 ग्राम पर ml। अब देखो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू मास ऑफ गैस बाय 2। अब हमें गैस पता करनी है कि कौन सी गैस है। हमें डेंसिटी पता है गैस की, हमें हाइड्रोजन की डेंसिटी पता है, ठीक है, लेकिन वेपर डेंसिटी निकालेंगे तो वेपर डेंसिटी थोड़ी निकालनी है, उससे गैस का कैसे पता चलेगा, तो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे। यहाँ पे जो मोलर मास है हमारा गैस का, हम ये निकाल लेंगे, और हम इन सब का मोलर मास जब चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी गैस है। 2 तो हमें पता ही है कि 2 एक कांस्टेंट है, राइट। तो हमने जब इसको 2 को उधर लेके गए और मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 8 × 10⁻², मतलब 8, एक सेकेंड, 8 × 10⁻1, ये 1 है। जब हमने इसे सॉल्व किया तो 8 × 10⁻1, दैट मीन्स 80 ग्राम। जब हमने इन सबको चेक किया इनका मोलर मास, तो SO3 का मोलर मास 80 ग्राम आया। तो इट मीन्स ये जो हमारी गैस है ये SO3 ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें वेपर डेंसिटी गिवन है तो हमें गैस बतानी है। सिंपल, हम बस अब इस वाले को हटा के ये जो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ गैस अपॉन में 2, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। दैट मीन्स वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ गैस बाय 2। 2 उधर गया, मास ऑफ गैस आ गया 28। अब हमने जब चेक किया तो हमें पता चला कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका मास भी 28 है, और जो N2 गैस है उसका भी। तो बोथ 1 and 3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। अब हम परसेंटेज कंपोजिशन की अगर बात करें तो मास परसेंट हम इसमें निकालते हैं, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कितना परसेंट प्रेजेंट है, ठीक है, उसका कंपोजिशन कितना है। तो मास परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन में क्या करते हैं, जो मास परसेंट निकालना है तो हम मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि जिस भी एलिमेंट का हमें मास परसेंट निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मतलब इस चीज को समझना एग्जाम्पल के थ्रू, और इनटू 100 भी कर देंगे। ऐसे समझ नहीं आएगा एलिमेंट कंपाउंड क्या चल रहा है, सेम ही तो बात है, नहीं। मान लो हमारे पास एक NH3 है। NH3 क्या है, एक कंपाउंड है, राइट, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है और ये मिलके कंपाउंड बना रहे हैं। अब इसके अंदर अगर हम सिर्फ नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन अकेला एक एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन अकेला एक एलिमेंट हो गया। तो यही तो बात है कि हमें मास परसेंट निकालना है, मान लो हाइड्रोजन का, कि NH3 में कितने परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या फिर मान लो हमें निकालना है कि NH3 में कितना परसेंट नाइट्रोजन का मास प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, मान लो अगर हाइड्रोजन का परसेंट निकालना है, मास परसेंट, तो हम हाइड्रोजन का जो मास है वो लिख देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे उसे जो पूरे कंपाउंड का मास था उससे, इनटू में 100। परसेंट हम कैसे निकालते हैं, अगर हमें मास की परसेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, मार्क्स जो होते हैं हमारे, नंबर जो रिजल्ट आते हैं उसमें, मान लो 500 नंबर आए हमारे, डिवाइड कर देंगे हम उसे, मतलब 500 का एग्जाम था, हमने उस, हमारे आ गए 450, ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया जब उसे, तो हमारा आंसर लास्ट में मान लो 90 आ जाता है, राइट, 90% ही तो बनेगा। तो ऐसे ही, और इनटू में हम 100 कर देता है तो हमारा 90% आ गया। ऐसे ही हम इसमें परसेंटेज निकाल रहे हैं, जो हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है उसमें, उसका मास डिवाइड बाय जो पूरा हमारा कंपाउंड है उसका मास इनटू में 100। दैट मीन्स हाइड्रोजन, हमारे पास एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तो हमारा आंसर यहाँ पे मास आ जाएगा 3, 1 × 3 डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मास है हमारा 17, इनटू में 100, आंसर आया 17.64। नेक्स्ट अगर हम परसेंटेज निकालें नाइट्रोजन की, तो हमारा मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय पूरा मास ऑफ कंपाउंड इनटू में 100, आंसर आ जाएगा 82.35%। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें CaCO3, ठीक है, पहले हम पूरे कंपाउंड का एक बार मास निकाल लेते हैं ताकि इजी रहे। जब हमने पूरे कंपाउंड का मास निकाला तो हमारा आया 100, कितना, 100 ग्राम।
ठीक है। देन मान लो हमें निकालना है, क्वेश्चन में हमने तीनों दे दिया, हमें मान लो तीनों का भी दे सकते हैं, और ऑप्शन में वो ऐसे लिख सकते हैं CaCO ऐसे करके। तो हमें अगर कैल्शियम का निकालना है तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम का मास दैट इज 40 डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मास 100, इनटू में 100, आंसर आ जाएगा 40। ऐसे ही कार्बन का ऑक्सीजन का निकालने पे 12 और 48% आ गया। ये तो बहुत ही सिंपल था। अब देखो एक क्वेश्चन थोड़ा ऐसा भी आता है, अजीब सा लगेगा पहले कि ये अजीब है, पर बहुत ही सिंपल ही है ये भी। इंसुलिन कंटेन्स 32% सल्फर, व्हाट इज मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। अब देखो हमें इंसुलिन है, हमें बता दिया इंसुलिन के अंदर ना इतना परसेंट सल्फर है, हमें मास परसेंट दे दिया गया है, ठीक है। हमें इंसुलिन के बाकी कंपोनेंट्स का नहीं पता, ना हमें फॉर्मूला दिया क्योंकि हमें वो पता ही नहीं है आज तक, बहुत ही कंफ्यूजन है इसमें, राइट। तो इंसुलिन का हमें पूरा कंपाउंड का ना तो मास दिया ना और कुछ। अब हमें इंसुलिन का मास निकालना है। अब हम कहेंगे कि हम इंसुलिन का मास तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इंसुलिन का जो कंपाउंड है वो तो दिया ही नहीं क्या है। नहीं, हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पूछा है मिनिमम मोलर मास, यानी कि कम से कम कितना हो सकता है, ज्यादा नहीं पूछा, हमें पूछा है मिनिमम, ठीक है। अब हमें मान लो सल्फर दे दिया, तो उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है, तो हम सल्फर के अकॉर्डिंग उसके अंदर कितना मास प्रेजेंट होगा वो निकाल लेंगे, तो हमारा मिनिमम मोलर मास निकल जाएगा, राइट। अब मान लो हमें ना एक, हमें पता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास एक ना 100 kg का बॉक्स है, ये बात सिर्फ मुझे पता है, ठीक है। 100 kg का बॉक्स है। अब मैं आप लोगों को दूं एक, या फिर मान लो मेरे पास एक थाउजेंड केजी का बॉक्स है, 1000 kg का बॉक्स। अब मैंने आपको वो बॉक्स दिया और मैंने बताया नहीं कि वो कितने केजी का है, ठीक है। या फिर हाँ, फिर मैंने आपको बोला कि इसमें ना 3.2% इसके अंदर मेटल है, ठीक है। या फिर मैंने बोल दिया इसके अंदर 3.2%, उसके अंदर जो भी सामान है मैंने उसका नाम लेके बोल दिया, जैसे इसमें सल्फर दे रखा है कि 3.2% इसमें, जो भी मैंने सामान का नाम लिया और बोल दिया। इसका मिनिमम मोलर मास बताओ इस बॉक्स का। तो आप क्या करोगे कि उसका जो, मतलब उसका मिनिमम मोलर मास कैसे निकलेगा कि 3.2% इसके अंदर सामान है, इसका मतलब वो 3.2% का जो मास है ना, उतना मास तो है ही है इस बॉक्स का, बाकी अब जो है वो हम नहीं बता सकते। तो ऐसे ही करके हम इंसुलिन का मास निकाल लेंगे। मान लो हमें 3.2% सल्फर दे दिया, तो हम क्या करेंगे, मान लो हमें फॉर्मूला लगाएंगे हम, परसेंट मास ऑफ सल्फर इक्वल्स टू मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मास ऑफ इंसुलिन इनटू 100। हमें ये पता है, ये भी पता है, हमें ये निकालना है, ठीक है। 32%, हमें जब 3.2 है ना, इसको हमने किया तो 32 इक्वल्स टू 32 × 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इंसुलिन इनटू में 100। तो हमारा जब आंसर निकाला हमने तो हमारा आंसर आया 1000 ग्राम। मतलब इंसुलिन जो है वो 1000 ग्राम से शुरू होता है, मतलब 1000 ग्राम तो उसके अंदर है ही है, और आगे वो कितना हो सकता है वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो इतना तो उसके अंदर ना सल्फर के अकॉर्डिंग उसका वेट हो गया। तो इस, जो ये वाला जो पार्ट था इसमें हम इतना ही कवर करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।